अनुभवी नेता आदरणीय राम विचार जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी माननीय मंत्री अर्जुन जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, महाराष्ट्र के हमारे अघाड़ी के अध्यक्ष अशोक उइके जी, हमारे राष्ट्रीय मोर्चा के उपाध्यक्ष अशोक नेते जी, श्रीमती भारती पवार, हिना गावित, हरीशचंद्र बोये जी, सभी हमारे सांसद, विधायकगण, कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ जो कार्यक्रम था वो करीब 6:30 पौने 7 बजे तक चलने के कारण आपके कार्यक्रम में देरी हुई है, इसलिए मैं आप सब लोगों की क्षमा मांगता हूँ। सबसे पहले अभी अर्जुन जी ने बहुत विस्तृत में अपने विचार भी रखे हुए हैं। मैं विशेष रूप से आपके सामने आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के रूप में और विशेष रूप से हमारे देश के रूप में हमें सर्वांगीण उन्नति और विकास की योजना को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है, इसमें निश्चित रूप में गतिशीलता देनी होगी। अभी हम लोग कोविड-19 के शिकार बने हुए हैं। केवल हमारे ऊपर नहीं, पूरे विश्व पर यह संकट है, पर इस संकट में निश्चित रूप से वैक्सीन मिल जाएगा और हम सबकी रक्षा होगी और हम इसमें बाहर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस संकट के कारण बड़े प्रमाण पर समाज के सभी वर्गों में एक भय है, असुरक्षितता की भावना है, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, निगेटिविटी है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ये करनी होगी कि हमारे समाज के सभी बांधवों को, बहनों को निगेटिविटी से, भय से, फ्रस्ट्रेशन और निराशा से दूर करके उनके मन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो निर्माण करना होगा। देखिए, ये कोई संकट हमारे ऊपर हमारे देश के इतिहास में पहली बार आया, ऐसा नहीं है। 1947 के पहले और 1947 के बाद में हमारे देश ने, हमारे समाज बांधवों ने अनेक संकटों का मुकाबला किया है। चीन के साथ हमारी 3 बार लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ 3 बार लड़ाई हुई, चीन के साथ भी लड़ाई हुई। इतना ही नहीं, प्रलय आए, भूकंप आए, बादल फटे, अनेक लोग मृत्युमुखी हुए। कभी बाढ़ के कारण, कभी बरसात ज़्यादा हुई, कभी सूखा था, उसके कारण हमने लगातार इन संकटों का सामना किया है। पर इतिहास ये बताता है कि हमने संकटों पर मात करके हम विजयी होकर आगे आए हैं। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी जनता के मन में, हमारे वनवासियों के बंधुओं के मन में हम आत्मविश्वास को जगाएं, सकारात्मकता को जगाएं, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और कोरोना के बारे में हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो 3 बातें कही गई है कि हम पब्लिक प्लेस पर इधर उधर घूमते हैं तो मास्क लगाएं, 2 व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें और घर में आते समय, ऑफिस में आते समय, बाहर जाते समय सैनिटाइज़र का उपयोग करें और हम इसका हमारा संरक्षण करें। तो मुझे ये बात तो हमको लोगों को बतानी होगी। दूसरी बात यह है कि कोरोना की लड़ाई, कोविड-19 की लड़ाई, ये तो हम जीतेंगे ही, पर हम आर्थिक लड़ाई भी जीत रहे हैं और इस आर्थिक लड़ाई में भी हमको विजयी होना है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन पर आधारित है। इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम लोग भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करें और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे।
यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारी प्रेरणा है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, ये हमारा आत्मा है। और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास करने के लिए गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, और सुशासन और विकास करते समय ई गवर्नेंस का उपयोग, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, ये हमारा प्रमुख कार्य है मिशन के रूप में। और हमारा उद्दिष्ट जो है, जो समाज का आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान के रूप में है, आदिवासी के रूप में है, वनवासी के रूप में है, दलित, पीड़ित, शोषित के रूप में है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसके जीवन में आमूलाग्र बदल करना और उस जीवन में उसको सुख, समृद्ध और संपन्नता के नज़दीक पहुंचाकर उसका वे ऑफ लाइफ, उसको एक सस्टेनेबल जीवन पद्धति उसको दिलाना, ये हमारे कार्य की सबसे बड़ी, मिशन की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, विशेषता भी है और हमारा ये उद्दिष्ट भी है। पर ये केवल भाषणों से नहीं होगा, ये व्यवहार से भी होगा, कृति से होगा। और इसलिए हम में से सब, जो आदिवासी है, गैर आदिवासी है, गैर दलित है, सब कार्यकर्ताओं को समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता तो हम समूल नष्ट करेंगे ही, सामाजिक समता और समरसता प्रस्थापित तो करेंगे ही, सोशल इक्वेलिटी, पर उसके साथ साथ हमको आर्थिक, इकोनॉमिक इक्वेलिटी भी प्रस्थापित करनी है। और ये जो आर्थिक समता है, ये कैसे आएगी? और इसके लिए हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि समाज के सबसे जो शोषित, पीड़ित, दलित है, जो गिरिजन है, आदिवासी है, वनवासी है, इनके जीवन को हम कैसे बदलें, इनके जीवन में हम सुख, समृद्धता, संपन्नता कैसे लाएं, इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए उनको कैसे अवसर मिले, हमारे हर वनवासी ज़िले में, गाँवों में अच्छे हॉस्पिटल कैसे होंगे, अच्छी स्कूल कैसे होगी, अच्छे रोड कैसे होंगे, हमारे अलग अलग प्रकार के स्किल और ट्रेनिंग के लिए वहाँ की महिलाएं, युवाओं को अवसर कैसे मिले, और उनके जीवन की गरीबी को हटाकर, बेरोजगारी को हटाकर हम उनके जीवन में उनको सामर्थ्य के साथ, हिम्मत के साथ कैसे खड़े करें। और मुझे लगता है यही हमारा मिशन है और यही हमारा काम है। मैं जब मंत्री बना तो बचपन से मेरे जीवन में एक बात का बड़ा एहसास रहता था कि मैं अपने शहर में साइकिल रिक्शा में बैठकर स्टेशन पर जाता था माँ के साथ। तो एक ही रिक्शा में 3-3, 4-4 लोग बैठते थे और मैं महल में रहता था नागपुर में। वहाँ से हम लोग रिक्शा में बैठकर निकलते थे तो तिलक पुतला, जहाँ बीजेपी का कार्यालय है नागपुर शहर का, वहाँ एक बहुत बड़ा चढ़ाव है। तो वो रिक्शा वाला उतर कर, वो रिक्शा मेहनत से उसका पसीना निकलता था शरीर से, थक जाता था बेचारा। मैं तुरंत कूद कर उतर जाता था कि उसको धक्का मारने के लिए। वो चित्र देखकर मेरे मन में काफ़ी बार बड़ा दुख होता था कि ये देखो कितना गलत है कि आदमी आदमी को ढोने का काम कर रहा है। तो मैं जब मंत्री बना तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना और मुझे याद में आया कि ये जो साइकिल रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं, ये कौन है? 1 करोड़ लोग देश में साइकिल रिक्शा चलाते थे। और ये चलाने वाले लोग जो थे, ये दलित, आदिवासी, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, ऐसे समाज के लोग 70 से 80% लोग ये काम करते थे। और तब ये देखकर मुझे लगा कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। और मैं लगातार पीछे पड़ा, पर काफ़ी समस्याएं खड़ी हुई कि हमारे साइकिल रिक्शा के बजाय ई रिक्शा है, मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा। और मैंने इसका कानून लाया, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, खूब हुआ, विवाद हुए, झगड़े हुए, काफ़ी कठिनाइयाँ आई। आखिर मैंने इसका एक्ट बनाया और अब देश में 1 करोड़ लोगों में से 50 से 60 लाख लोग अब मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा चलाने लगे हैं। तो मुझे तसल्ली मिली कि मैं अपने जीवन में ये व्यक्तियों का शोषण हो रहा था, मानवीय शोषण, उसको बचाने में कुछ प्रमाण में मैं यशस्वी हुआ हूँ। अब जिस दिन 1 करोड़ लोग पूरे के पूरे ये इस प्रकार के रिक्शा को त्याग देंगे और मैकेनिज्म ड्रिवन ई रिक्शा चलाएंगे, वो हमारे देश का इतिहास का सुनहरा दिन होगा।
ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा, और धीरे धीरे वो हो रहा है। तो ऐसा प्रत्यक्ष रूप से होगा तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उसका परिणाम निकलेगा। मैं खुद अभी एक ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, और महाराष्ट्र में आपको लोगों को शायद पता होगा, लक्ष्मणराव मानकर हमारे सांसद थे, पार्टी के प्रमुख नेता थे। विदर्भ में उन्होंने संगठन का विस्तार किया। उनके देहांत के बाद उनके नाम पर ट्रस्ट बना, और अभी हम लोग गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी और विदर्भ के मेळघाट, कुछ जिलों में अमरावती, वर्धा पकड़कर 950 एकल विद्यालय चलाते हैं, और करीब हमारे 1000 टीचर्स हैं। आदिवासी है सब, लड़कियां हैं, लड़के हैं, और ये सब में 18,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, हम 1 रुपये भी अभी तक किसी सरकारी योजना से हमने नहीं लिया है। और इन बच्चों पर अच्छे संस्कार करके वो अच्छे नागरिक कैसे बने, इस प्रकार का अभ्यासक्रम होता है। हर साल 4 दिन इन शिक्षकों का एक वर्ग नागपुर में होता है, और मैं समाज के अलग अलग लोगों को हम बुलाते हैं। तो कभी पत्रकार आते हैं, कभी साहित्यिक आते हैं। शेखर गुप्ता इंडियन एक्सप्रेस के थे, उनको बुलाया था। फिर एक बार हमने फिल्म एक्ट्रेस प्रीति झिंटा, उसको बुलाया था। एक बार नाना पाटेकर, जो हमारे मराठी चित्रपट सृष्टि के बड़े अच्छे अभिनेता हैं, उनको बुलाया। और नाना ने जब वो पूरा देखा तो कार्यक्रम खत्म होते समय उनके आंखों में आंसू थे। उनको बहुत खुशी हुई कि कितना अच्छा काम चल रहा है। तो समाज में ये काम तो बहुत कम प्रमाण पर है। हम 18,000 बच्चों को सिखा पा रहे कि, तो आज ऐसे इतने बच्चे बेचारे आदिवासी हैं कि जो शिक्षा से काफ़ी दूर है, और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में, वैद्य की सुविधाओं के क्षेत्र में, और रोजगार के संदर्भ में, और उसके साथ रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने में हम क्या कर सकते हैं। अब योग आयोग से अर्जुन मुंडा जी भी मंत्री है, मैं भी मंत्री हूँ, और मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, सब सांसदों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि अशोक जी गढ़चिरौली में, तो उन्हीं के ज़िले में हम लोग काफ़ी काम करते हैं। और अभी अशोक नेते जी गढ़चिरौली से, अशोक विके यवतमाल ज़िले से है, भारती जी जो है वो नासिक से है, और हमारी सांसद जो है हिना गावित, वो हमारी नंदुरबार से है। तो आप सब लोग मिलकर और आपके ज़िले की एक विज़न बनाइए, और ये विज़न बनाइए कि हम पूरे ट्राइबल कम्युनिटी को, समाज को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे करेंगे, हम उनके जीवन में बदलाव कैसे लाएंगे। और ये बदलाव करने की एक सोच होगी, एक विज़न होगी, वो तैयार करने का काम आप लोग करिए। मैं बहुत बार कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बात कहूँगा कि इन सब ट्राइबल एरिया में एक तो जंगल है। अभी मैं जब एमएसएमई का मंत्री बना तो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजॉरिटी आदिवासी है, जहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, जीडीपी सबसे कम है, उद्योग नहीं है, शिक्षा का अभाव है, हेल्थ सर्विसेज बराबर नहीं है। एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और उसके साथ वनवासी क्षेत्र जो है वो जंगलों में है, ट्राइबल वही है। तो मैंने ये तय किया कि इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाना। तो हमारा टर्नओवर जो है एमएसएमई का, जो विलेज इंडस्ट्री के नाम से, वो 88,000 करोड़ है इस मार्च के एंड तक। और अर्जुन मुंडा जी का भी सहयोग उसमें चाहिए, और देश के सभी अपने विधायक सांसदों का भी चाहिए। और मैंने ये तय किया है कि ये जो विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर है, ये आने वाले 2 साल के अंदर हमको 5 लाख करोड़ का करना है। और ये करने से इस जिले की गरीबी दूर हो जाएगी, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो हमें समझना होगा कि यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है। अभी राम विचार जी बैठे छत्तीसगढ़ से आते हैं, उनके यहाँ इमली बहुत होती है आदिवासी क्षेत्रों में। आपको पता है जेट एयरवेज जब काफ़ी बड़े प्रमाण में चलता था, तो जेट एयरवेज में बैठने के बाद एक इमली का चॉकलेट मिलता था।
वो इमली को निकालकर उसमें शक्कर डालते थे, थोड़ा नमक डालते थे और उसकी गोलियां बनाते थे और प्लास्टिक में रैप करके वो चॉकलेट मिलता था। कम से कम 10-15 बार मैंने मेरे लाइफ में मैंने कहा कि ये एयर होस्टेस को कि वो चॉकलेट मुझे एक पैकेट में बांध के दे दो। उसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं था, नाम नहीं था, कोई कैडबरी कंपनी या कोई रावलगांव या कोई पार्ले, ये नाम नहीं था, कोई नाम नहीं था, पर लोग खरीदते थे, उसको लेके जाते थे। वो पॉपुलर बन गया क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। अब छत्तीसगढ़ में करीब 900 करोड़ रुपए की इमली होती है। अब 900 करोड़ की इमली होने के बाद अगर उसको प्रोसेसिंग होकर पैकेजिंग होगा, उसका एक्सपोर्ट होगा, उसका चॉकलेट बनेगा, उसका कोई जूस बनेगा, तो ये 900 करोड़ के 2000 करोड़ हो जाएंगे। अब मेरा आपसे यही कहना है कि इसको आपके क्षेत्र में हम कभी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खादी ग्रामोद्योग में काम दिया। अब महाराष्ट्र में उसको नीरा बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं बाकी जगह क्या कहा जाता है। वो ताड़ी माड़ी का एक पेड़ होता है और हमारे वनवासी बंधु ऐसे पटापट ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद वो एक सूरा होता है, उससे काट कर वो मटका होता है मिट्टी का लगा के रखते हैं और दूसरे दिन सुबह उससे नीरा निकलती है, वो निकाल के लेके नीचे आते हैं। बहुत टेस्टी होती है। विनोबा जी इसका प्रचार करते थे, उसको नीरा कहते थे। मैंने खादी ग्रामोद्योग को कहा कि नीरा के क्लस्टर बनाओ। हमने उसका निर्णय किया और हमने सब आदिवासी बंधुओं को ये औजारें दी और मैंने मुंबई के एक एक्सपर्ट व्यक्ति को अब काम दिया है कि नीरा से कोई ड्रिंक्स बने ता हम उसको बेच सकें। तो मुझे लगता है अगर वो ड्रिंक मिलेगा तो हजारों आदिवासी ये जो निकालेंगे, ये जो नीरा निकाल कर रखेंगे, उनको भाव अगर मिलेगा 15 रुपये 20 रुपये लीटर तो उनको रोजगार मिल जाएगा। अब मैंने उनको औजार देने का काम योजना बनाई। अब दूसरी और यही बात आपको बताता हूँ, मोह की फूल होते हैं। अब इसके लोग दारू बनाते हैं और दारू बनाने के बजाय मैंने कहा कि इसका कोई कोका कोला जैसा, फैंटा जैसा कोई इसका कोल्ड ड्रिंक बन सकता है क्या। अब मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, इसमें एक एक्सपर्ट है। ये जो दारू बनाते, विदेशी दारू और देशी दारू, इसके एक टेस्टर होते हैं। मुंबई में एक टेस्टर है, उसके घर पे 4 मर्सिडीज कार है। वो केवल फैक्ट्री में जाता, दारू टेस्ट करता है और बताता फॉर्मूला। तो उसको मैंने बुलाया और मैंने कहा ये मोहा की जो फूल है इसका मुझे अच्छा कम अल्कोहल वाला आप ड्रिंक्स बना के दो, ताकि मैं देश में ये ड्रिंक्स, दारू मत बनाओ, ताकि ये ड्रिंक्स में पॉपुलर हो जाएगा तो मेरे हजारों लाखों करोड़ों आदिवासी उनकी मोह के फूल को भाव मिलेगा, बेचारे इकट्ठा करेंगे, जिले जिले में फैक्ट्रियों की कोका कोला जैसी, और सब जगह ये ड्रिंक्स चला जाएगा। तो अब वो ड्रिंक्स तैयार किया है उन्होंने, मैं इसका आपको टेस्टिंग कराऊंगा। उसमें CO2 छोड़ा है, तो कोका कोला से अच्छा बना हुआ है और अच्छा है उसमें। अभी आपको मालूम नहीं, हमारे चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में ये जो मोहा की जो फूल होती है उससे पूरन पोली होती है, बहुत टेस्टी होती है। अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ये टोली की बात कर रहे थे, मोह के फूल की टोली, अभी अर्जुन मुंडा जी कर रहे थे। आपको पता है हमारे 26 जनवरी को पिछले हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट, ये जो जट्रोफा है, उससे एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बनाकर 100% उसके ऊपर चले। फिर मैंने बहुत इनिशिएटिव लिया और देहरादून से स्पाइस जेट का एक विमान दिल्ली लाया जो 25% इस पे चला, जो हमारा ईंधन आदिवासी तैयार कर सकते हैं। रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोली, ये जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है जो जंगलों में मिलती है और आदिवासी जिसको इकट्ठा करते हैं, उससे अच्छा बायोडीजल बनता है, उससे गाड़ियाँ और ट्रक चला सकती है। मैं ये ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ देश का, ये मैं कह रहा हूँ, ये बायोडीजल आपको बनाने का मैं टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये करो, आपकी गाड़ी या ट्रक बसेस उसी पे चलेगी। ये पेट्रोलियम डीजल से 10 रुपये सस्ता है। तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आदिवासी क्षेत्र में जाने के लिए वहाँ कौन सी उपज है, जैसे बाम्बू है। अभी ये गढ़चिरौली जिले में बाम्बू होता था, बल्लारपुर पेपर मिल में कॉन्ट्रैक्टर लेके जाते थे। अब बाम्बू मिशन भारत सरकार ने लिया 1300 करोड़ का। अब बाम्बू से कपड़ा तैयार होता है, बाम्बू से साड़ी, कपड़े, सुंदर कपड़े तैयार होते हैं, बाम्बू से आचार बनता है, बाम्बू से बायोइथेनॉल बनता है, बाम्बू का फर्नीचर बनता है। अभी सिंधुदुर्ग जिले में टाटा ने स्पॉन्सर किया हुआ इतना सुंदर प्रोजेक्ट है,
कि वहाँ बाम्बू से इतना सुंदर फर्नीचर है कि मेरे ऑफिस में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट वन में 6वें मंजिले पे 2 सोफा सेट बाम्बू के बने हुए हैं। कितने सुंदर सोफा सेट आप अगर देखिए। अगर आदिवासी के क्षेत्र में अगर फर्नीचर डिज़ाइन और उसके स्किल का अगर एक सेंटर खुल जाता है और वही बाम्बू की अगर फर्नीचर बनती है, अभी बाम्बू की टाइल्स बनती है, अभी अगरबत्ती की काड़ियाँ हमारे यहाँ आती थी, हमने बहुत ताकत लगा के अब उस पर अभी ड्यूटी बढ़ा दी। आपको पता है कितने लोगों को रोजगार मिला? आदिवासी क्षेत्र में मिलने वाला है 25 से 30 लाख महिला पुरुषों को अब अगरबत्ती के क्षेत्र में, चाइना की अगरबत्ती का इंपोर्ट बंद हो गया, उनको रोजगार मिल रहा है। आइसक्रीम खाने के चमचे बाम्बू से बनते, वो भी चाइना से आ रहे थे। हमने कहा हमारे देश में क्या चमचों की कमी है कि ये भी चाइना से आ रहे हैं? तो आज आपके क्षेत्र में ये भीमा बाम्बू है कर्नाटक का, ये लगाकर बाम्बू के आधार पर के उद्योग आदिवासी तैयार करें। ये वुडन टाइल्स, सब बड़े बड़े बंगले आप जाइए धनवान लोगों के घर में, उनके घर में वुडन टाइल्स है। अब बाम्बू से इसकी टाइल्स बन सकती है, और अगर जंगल के लकड़ी से बन सकती है उसकी फैक्ट्री। अब नॉर्थ ईस्ट में बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ रही है। फैक्ट्री वहाँ अगर हमारे ट्राइबल सेक्टर में, हमारे गढ़चिरौली, एटापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, पांडरकौड़ा, मेड़घाट, नासिक जिले में कितना क्षेत्र है, धुले, नंदुरबार, इधर अगर फैक्ट्री खुलेगी और वो फैक्ट्री में एमएसएमई में अगर आदिवासी लोग आकर खोलेंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जाता। और इस बार मैं आपसे एक बात कहूँगा कि कम से कम देश कैसे बदले, राज्य कैसे बदले, इसमें आप जिस जिले के हैं उस जिले में आदिवासी के जीवन को हम कैसे बदलेंगे, ये चैलेंज अगर आपको सबको मैं जानता हूँ और आप सब लोगों ने मिलकर अगर ये संकल्प किया तो उस जिले का सामाजिक आर्थिक चित्र बदल सकता है। और इसलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे आरोग्य की सुविधा देने के लिए हेल्थ सेक्टर में, और इकोनॉमी यानी हमारे आर्थिक क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित हमारी इकोनॉमी जो है, इसका उपयोग करके हम कैसे करें। अभी चावल से, अभी चावल सरप्लस हो गई। मैं आपसे आग्रह से कहूँगा अर्जुन मुंडा जी के साथ और कुलस्ते जी के साथ नेताम जी दिल्ली में एक बार आदिवासी एमएलए एमपीज की एक मीटिंग बनाइए। ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र में चावल होता है और चावल कट, और हमारे गोडाउन में 3 साल तक बाकी इतना चावल पड़ा हुआ है। चावल से इथेनॉल बनता है अभी। तो कम से कम आदिवासी क्षेत्र में 100 डिस्टिलरी शुरू हो जाएगी इथेनॉल बनाने वाली। तो पूरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन खरीदने के लिए तैयार है। और मैं अर्जुन मुंडा जी को कहूँगा कि आपके मिनिस्ट्री से आप इनिशिएटिव लीजिए। मैं एमएसएमई से भी मदद करता हूँ। एक एक आदिवासी क्षेत्र में चावल से इथेनॉल बनेगा। अब इथेनॉल की इकोनॉमी 20,000 करोड़ की है और भारत सरकार ने उसको 1 लाख करोड़ की बनाने का तय किया है। अब मैंने इथेनॉल पर चलने वाली बसेस लाई, बाइक लाई, स्कूटर लाई, ऑटो रिक्शा लाई, मैंने लॉन्च किया है। तो ये हमारे आदिवासी क्षेत्र में बाम्बू से भी इथेनॉल बनता है। फिर हम लोग इससे राइस कट से और ये राइस से बनाएंगे तो हमारी गाड़ियाँ चलेगी, हमारा इंपोर्ट बचेगा। कितने बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा। तो मैं और हमारे अर्जुन जी और कुलस्ते जी बैठकर आदिवासी क्षेत्र की गरीबी हटाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस समय भारत सरकार की ओर से हम कैसी योजना बनाई जा सकती है, इसके लिए मैं अर्जुन जी को और कुलस्ते जी को पूरी मदद करूंगा, उनके साथ बैठूंगा और एमएसएमई विभाग की ओर से पैसा भी दूंगा। उसके लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे, ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे, उसके लिए वहाँ के रॉ मटेरियल को यूज़ करके उद्योग बनेंगे। छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, सब आदिवासी क्षेत्र के विकास का एक प्लान हम तैयार करेंगे। हम उसके लिए सब प्रकार की सहूलतें देंगे, पैसा देंगे, पर हमारी इच्छा है कि आदिवासी भाई और बहनों को रोजगार मिले, वो स्वाभिमान से जी सके। और आप जैसे एमएलए, एमपीज और हमारे मोर्चा के पदाधिकारी सब मिलकर अपने अपने ज़िले में अगर काम से लगेंगे तो मुझे लगता है तस्वीर बदल जाएगी। आज जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, अस्पताल नहीं है,
खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है। गरीबी ने, महंगाई ने, बेरोजगारी ने इतना अन्याय किया है। क्या इस समाज को पूरा इससे हम बाहर निकालने का 5 साल में कोई ऐसा काम करे कि ये समृद्ध बने, संपन्न बने और शक्तिशाली बने? शिक्षा, नॉलेज का भी उसमें प्रसार हो, हेल्थ सर्विसेज भी उपलब्ध हो, और यहाँ की एग्रीकल्चर और ट्राइबल बेस जो हमारी इकोनॉमी है, जो वनवासी के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, उसको बदलना है। अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ। अब इसको आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हम दिल्ली मुंबई हाईवे का लगभग लैंड एक्विजिशन कर चुके हैं। 1 लाख करोड़ का एक ही रास्ता है, और ये केवल रास्ता हमने वनवासियों के उन्नति और विकास के लिए किया है। आप पूछेंगे कैसा, मैं आपको बताता हूँ। ये रास्ता अगर हम दिल्ली मुंबई वाया अहमदाबाद और सूरत वडोदरा ऐसे जाते तो ज़मीन का भाव होता 3 करोड़ रुपए पर एकड़। हमने शुरू किया सोना से, हरियाणा, गुड़गांव के बाजू में है। सोना से सवाई माधोपुर, अलवर होकर झाबुआ, रतलाम, वहाँ से वडोदरा से मुंबई, ठाना जिले से मुंबई 100% ट्राइबल एरिया से जा रहा है। तो लैंड एक्विजिशन पर हमने 16,000 करोड़ बचा है। और ये रास्ता इसके 62 में से 32 अवार्ड भी हो गए काम। 3 साल में रास्ता पूरा होगा। 12 घंटे में ये 8 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड है, 12 लेन का है, 120 मीटर बीट है, एक्सिस कंट्रोल है। और इस रोड के बाजू में हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं। ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। मैं अर्जुन जी के साथ बैठूंगा और यहाँ इस आदिवासियों को पूरे रोजगार मिले ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर, जहाँ वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब कुछ होगा। आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी बन जाएंगे और वही उनको रोजगार भी मिल जाएगा इंडस्ट्री में। क्लस्टर्स बनेंगे, फूड क्लस्टर, प्लास्टिक क्लस्टर, केमिकल क्लस्टर, लेदर क्लस्टर। तो मैं इस क्षेत्र में पूरा विकास, पूरा आदिवासी इलाका है। अब वो पूरे एरिया में अगर उद्योग आ जाएंगे तो आदिवासी जवानों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके लड़के पढ़े लिखे होंगे, समाज बदल जाएगा। तो हमको अब उस उद्दिष्ट को सामने रखकर, दीनदयाल जी की बात को रखकर, हमको कृति से एक एक दिन में ये काम करके दिखाना है। केवल बातों में थ्योरी रखेंगे तो लोग विश्वास नहीं रखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से काम करके दिखाना है। और इसलिए अभी कभी आप में से सभी लोग, बहुत से लोगों को मंत्री बनने का मौका मिला है और आदिवासी और ट्राइबल वेलफेयर का आपको जिम्मेदारी आई है। तो कभी तो भी आपको लोग भी पूछेंगे और आपके मन में भी ये प्रश्न आएगा ना कि 5 साल आप मंत्री थे तो आपके कारण समाज की प्रगति कितनी हुई, उन्नति कितनी हुई, विकास कितना हुआ, रोजगार कितने लोगों को मिला, मकान कितने लोगों को मिले, कितने लोगों को स्कूल मिले आपके कारण, कितने इंस्टीट्यूट हेल्थ सर्विसेज में सुधार हुआ। आपके आने के बाद ये जब बदलेगा तो लोग आपके पीछे रहेंगे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये हमारी सत्ता का, हमारे मंत्री पद का उपयोग आप लोगों ने बड़े ताकत के साथ करना चाहिए। और मैं तो तैयार हूँ आपके लिए पूरे प्रकार की मदद करने के लिए। अर्जुन जी तैयार है, कुलस्ते जी तैयार है। दिल्ली बैठेंगे, एक एक जिले की, राज्य की, रीजन की योजना बनाएंगे। वहाँ कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सी स्किल्ड मैन पावर है, वो देखेंगे। कहीं फर्नीचर का क्लस्टर करेंगे, कहीं बाम्बू का करेंगे, कहीं हमारे नॉन एडिबल ऑयल सीड के बायोडीजल बनाएंगे, कहीं बायो सीएनजी बनाएंगे। अभी वो परली से बायो सीएनजी बनाया, उस पर गाड़ियाँ, ट्रक और बसेस चलने लगी है। तो आदिवासी का जीवन बदल जाएगा। और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन वहाँ पहुँचाना होगा। तो ये नई विजन देने की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से अपने मोर्चे के ऊपर है। और नेताम जी जैसे एक सक्षम व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति अब अध्यक्ष है, अशोक नेते उपाध्यक्ष है, बाद में अभी अशोक विके भी बहुत अच्छा काम करते, प्राचार्य थे कॉलेज के। मैंने इनको नौकरी छोड़कर लाया, एमएलए बनाया। तो ये बहुत विद्वान भी है, होशियार भी है। भारती पवार और हमारी हिना तो एमबीबीएस है। भारती पवार बहुत होशियार है। तो आपसे उम्मीद है, और यह परीक्षा है आपकी, आपके जिले के आदिवासियों के जीवन को आपको बदलना है। करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड रिजल्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से हमारे बंधुओं को, बहनों को मुक्ति दिलाना और वहाँ प्रगति, विकास, समृद्धता, संपन्नता को लाना, ये काम आपको करना है। इसीलिए लोगों ने आपको चुनकर दिया है।
और हम आपके पीछे खड़े हैं। इसकी एक विजन बनाकर आप लोग काम को लगाइए। अभी तो आज समय की कमी है, ज़्यादा देर इस समय बहुत सी बातें बताई जा सकती क्या क्या होगा। मैं अभी 10 लाख महिलाओं को सोलर चरखा दे रहा हूँ। मैं अर्जुन मुंडा जी को कहूँगा आप और मैं मिलकर ये योजना करके कम से कम 5 लाख आदिवासी महिलाओं को आप दीजिए, 20,000 रुपये महीना मिलेगा। तो मैं योजनाओं को आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। हनी पूरे लिए मैंने खादीग्राम मीटिंग बुलाई थी कि आपके डिपार्टमेंट से आप मध इकट्ठा करने का काम शुरू कर दीजिए, पूरा मैं खरीदता हूँ और वो मध के आधार पर पूरा हम एक्सपोर्ट होगा, हमारे आदिवासियों को अच्छा पैसा मिलेगा। तो जंगल में आदिवासी बसते हैं। तो इसकी योजनाओं का एक अध्ययन करके अर्जुन मुंडा जी, मैं और कुलस्ते जी बैठकर भारत सरकार की ओर से इसको आदिवासी के जीवन के लिए बदलने के लिए विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, उसका उपयोग करके उनके जीवन बदलने की नीति क्या होगी। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हम क्या कर सकते हैं। कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ क्या कर सकते हैं। इसकी योजना बनाने का दायित्व हमारे ऊपर है, हम बनाएंगे। अभी भी कुछ योजनाएं बनी है, अर्जुन जी लगातार काम कर रहे हैं, अनेक योजनाएं उनके पास है। उसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से होकर सही में समाज की गरीबी दूर होती है, समाज आगे जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम होगा और इस काम में हम सब लोग आपको ज़रूर सहयोग करेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि कोरोना के विरोध में हमारी लड़ाई तो हम जीतेंगे ही, आर्थिक लड़ाई भी हम जीतेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और 5 ट्रिलियन की इंडिया को इकोनॉमी बनाएंगे और उसके साथ साथ 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके आज जो हमारे आदिवासी वनवासी बंधु जंगल में बसे हैं, जो गांव गरीब मजदूर किसान के साथ वो भी बेचारों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनका पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ाएंगे। महिला बहनें होंगी उनको रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, वहाँ इंडस्ट्री खोलेंगे, विलेज एमएसएमई करके, एग्रो एमएसएमई, वो ट्राइबल एमएसएमई होगी जो ट्राइबल सेक्टर में आएगी। जो अच्छे अच्छे स्किल्ड है वो उनको सिखाएंगे और उनके जीवन को बदलने का काम हम इस समय करेंगे। हम इससे बाहर आएंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे और हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हुए जो सामाजिक समता है उसके साथ आर्थिक समता, केवल गांव आगे नहीं जाएंगे, सब समाज आगे जाएंगे, आदिवासी वनवासी भी आगे जाएंगे। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हमको सबको आगे करना है और हम सब लोग आपके साथ हैं। आने वाले समय में जितना भी इसमें हो सकता है वो पूरा सहयोग आपको करेंगे, इसी विश्वास के साथ। और फिर से एक बार आपको सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, विशेष रूप से इस परिस्थिति में आपकी इस खुद की चिंता करिए कि यही भी कोरोना का संक्रमण आपको ना हो। और फिर कभी नेताजी जी जब कभी तय करेंगे तो एक दिन का कोई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सदन कोई लेकर सभी एमएलए, एमपीज और एमएलसीज और प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाकर 100-125 लोगों का एक दिन भर का एक अच्छा प्लान बनाने का आप ज़रूर तय करिए। उसमें अर्जुन जी, मैं, कुलस्ते जी सब लोग मदद करेंगे और फिर एक कार्यक्रम के ऊपर उसको अमल करने के लिए आपको पूरी मदद भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।